सभी दोस्तों को नमस्कार। 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का हम लोग सेशन। यहाँ पर आप देखेंगे अधिगम को सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देती है। ठीक है, देखिए प्रश्न अभी कथन क्या करा, अधिगम को सामाजिक रचनावादी सिद्धांत मतलब कि सीखना चाहते हैं आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए अब क्या चाहिए, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत चाहिए। अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित, कहने का मतलब है कि सामाजिक और क्रिएटिव कहीं ना कहीं सिद्धांत के तौर पर काम करने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कक्षा में क्या करना चाहिए, मुद्रित समृद्ध परिवेश के बल परिवेश के सृजन पर बल, मतलब कि आसपास पेंट होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ छपाई होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे कि स्कूल्स में क्या होता है, फोटो लगे होते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के, गांधी जी के, भगत सिंह के, ये सब लगे क्यों होते हैं, इससे आपको एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है ना, तो उस तरीके का करना चाहिए सामाजिकता के लिए। ठीक है, ये भी सही चीज है। तर क्या है कि इस तरीके से करना से क्या होगा, भाषा विकास में विद्यालयों की परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं है, भाषा विकास में ऐसा तो है नहीं कि आपने भाषा घर से सीख लिया तो कोई जरूरत नहीं है। भाषा विकास की बात की जा रही है। भाषा तो घर पे आपने सीख ली, लेकिन भाषा का विकास भी तो होता है। आप इंसान तो बन गए, लेकिन इंसान के अंदर खूबियां कहाँ पर डाली जाएंगी, विद्यालय में ही डाली जाएंगी। कोई कोच होगा जो आपको सुधारेगा, निखारेगा। तो वो सारी चीजें हैं विकास। जैसे कि आपको हिंदी आती है, लेकिन स्कूल में जाकर के हिंदी के कितने सारे रूप पढ़ते हो, हिंदी को कितना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा नहीं है, तो बी जो हो गया वो तो गलत हो गया यार। भाषा विकास पूरी तरीके से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ठीक है, ये तो बिल्कुल बिना सर पैर वाली बात हो गई। ठीक है, तो आंसर सेकंड तो गलत है। तो यहाँ पर देखोगे दोनों सही है, दोनों सही है, अब ये दोनों गलत है। अब दोनों गलत में से ए तो सही है, तो यहाँ पर दोनों गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ए सही है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ और नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्त। फ्री पीडीएफ और नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पर www.8hourstudy.com पर जाइए। अभी तो 300 प्लस क्वेश्चंस को कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये आप सेशन देख रहे हैं। अब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी मैं करवाऊंगा। पहले 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहले जो मोटा मोटी ईवीएस और सीडीपी हो उसको मैं खत्म कर दूं, उसके बाद जो भी चीजें होती हैं जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये सब बिहार में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, ईवीएस तो बिहार में काम आएगा ही, पेडागोजी वहां पर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन क्या कहले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ये पहले से कही बात आ रही है कि बेटा तुम बाइक मत चलाओ, बाइक लड़के चलाते हैं, तुम स्कूटी चलाओ। ठीक है, तो इस तरीके की तो तमाम चीजें हैं, ये रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, लड़के जो है कार से खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। ये सारी चीजें जो पुराने दादा परदादा ने आपको दी हैं कि लड़कों का कठोर जो है दिल जो है वो कठोर होता है, लड़कियों का नर्म होता है, ये सारी चीजें क्या है, रूढ़िवादिता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में हर एक बच्चा जो है डिफरेंट है, अपने आप में अलग है, नाम से भी, काम से भी और विकास वृद्धि सबसे अलग है। हर बच्चा अलग है। अब इस अलग को किस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, देखिए उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तरीके से, क्योंकि राजू को पता है तो हो सकता है गोलू को वो चीज ना आए, तो अलग तरीके से बताओ ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो कहानी के द्वारा समझाओ, नहीं समझ में आता तो कविता के द्वारा सुनाओ, नहीं तो खेल खेल में सिखाओ। बच्चे, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से, किसी बच्चे को किताब पढ़ना नहीं पसंद है लेकिन वो ऐसे कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर देख करके चीजों को सीख जाता है, किसी को वीडियो देखना पसंद नहीं है, कोई किताब पढ़ के सीख जाता है। तरीके अलग अलग हैं, सीखना एक ही चीज है कि सीखना है। उन्हें बहुविध मतलब बहुत तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देना, ये भी सही बात है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। उन्हें विविध तरीके से काम करने में शामिल होने के अवसर देना, ये भी सही बात है। उनका बहुविध तरीके से नामीकरण, लेवलिंग कर देना और पृथककरण करके मतलब कि उनको संबोधित करना, कि जैसे कि ओ मोटू, ओ भोदू, ठीक है, इस तरीके से करना। ठीक है, ओ बैल बुद्धि, इस तरीके से जो चीजें लेवलिंग कर दी जाती है ना कि तुम तो बैल बुद्धि हो, तो बच्चा तो मोटिवेट हो जाएगा ना। हर बच्चा उसको वैसा ही कहेगा। क्यों कहेगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, मन के सच्चे हैं। तो जब बच्चे मन के सच्चे हैं तो आप भी कहोगे कि यार क्यों कोई एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ये बच्चों का नेचर है। वो एक बच्चे को पकड़ लेंगे टीचर तो हर बच्चा चिढ़ाता है। वो बड़े नहीं हो चुके हैं, उनके पास आपके जैसा दिमाग नहीं है कि छोड़ो वो भी इंसान है, इस तरीके से चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो लेबलिंग, अब देखो लेबलिंग तो हर जगह होता है, पढ़ाने वाली बात तो अलग है, लेकिन अब देखो सेक्शन ए में तेज बच्चे पढ़ेंगे, सेक्शन बी में
उससे थोड़े से कम स्कोर वाले सेक्शन सी में जो है उससे कम स्कोर वाले क्यों होता है? ये तो पृथक्करण कर दिया गया कि नहीं, लेवलिंग किया गया कि नहीं। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, इस चीज को याद रखेंगे, जो नहीं पूछा था नहीं ये वाला है, और जो नहीं नहीं वही होता है सही सही। ठीक है, आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में प्रगति परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। तो मुख्य कारण तो है नहीं, आकलन करने का मुख्य कारण भय पैदा करना होता है ना जी ना, ऐसा तो नहीं है, भय पैदा करना नहीं होता है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों का पहचान करना ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को श्रेणी देना ये भी गलत है। तो देखिए, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है कि अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबी और चुनौतियों की पहचान करना। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। विद्यार्थी को खूबी को पहचानो ना दोस्त, आंसर नंबर जो सेकंड होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब विद्यार्थियों की खूबी को पहचानोगे, उनकी चुनौतियों की पहचानोगे कि वो कहाँ कहाँ फेस कर रहे हैं चीजों को, और उसके बाद ही तो आप उसको फिक्स करोगे। और जब फिक्स करोगे तभी तो बच्चा जो है आगे के लिए प्रेरित होगा, आगे के लिए तैयार होगा। और इस तरीके से आकलन करोगे कि ठीक है उसको हमने नंबर दे दिया, वो अगले क्लास में चला गया, तो वो फिर आगे चल के कहेगा मुझे मैथ से डर लगता है, क्योंकि मैथ तो मुझे पढ़ाया नहीं बचपन में अच्छे से, तो डर तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो सब्जेक्ट में डर लगते हैं। और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू आप जो सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ सकते हैं, किसी तरीके का डर नहीं है। और इस वजह से देखना आने वाले टाइम में जनरेशन में कितने फास्ट लड़के होंगे पढ़ाई को लेकर के। चलिए, अगला प्रश्न है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। समुन्नत जो समुन्नत मतलब होता है प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रमोट मतलब समझते हो, प्रमोशन, जैसे फिल्म आती है तो उसका प्रमोशन करते हैं, देख लो देख लो देख लो। ठीक है, तो समालोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। अगर आपके मेरे विद्यार्थी हैं कुछ, ठीक है, अब मेरे विद्यार्थी हैं और वो जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं, डेली बेसिस पर स्कूल आते हैं। ठीक है, भले आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो आते हैं। अब वो कुछ बच्चे जो हैं उनको मैं क्या बनाना चाहता हूँ, क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ, ताकि वो क्वेश्चन को देखते ही ना ये याद ना करे कि इसका मैंने आंसर पढ़ा था। वो क्वेश्चन को देख करके अपना एक अलग ही रवैया अपनाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, मैंने ये पढ़ा था, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पेडागोजी है और जो सीडीपी है इसमें आपको दिमाग तो ये लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में मैं प्रमोट क्या करना चाहूंगा, किस तरीके से आपको मैं इस तरीके का जो सोच है डेवलप करने के लिए प्रेरित कर पाऊंगा। तो ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करेंगे? तो मैं आपके अंदर क्या विकास कर दूंगा, ऐसा ऐसा क्या मैं आपके अंदर छोड़ दूं, ऐसा अंदर क्या आपके अंदर बीज बो दिया जाए कि आप इस तरीके के चिंतन को मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर ढाल लें। तो अब ये सारी चिंतन मतलब होता है कि इस एक समस्या का सिर्फ एक समाधान। स्वचिंतन मतलब होता है क्या? खुद से सोचना। ठीक है, खुद सोचना। स्वचिंतन खुद से सोचना मतलब कि आपकी समस्या आप खुद सोचें। अब ये ना बोलें कि पापा इस समस्या का समाधान क्या होगा, ऐसा वैसा, आप खुद से सोच रहे हैं, परेशान है इस चीज को लेकर के, तो यही वाला आंसर होता है। खुद के बारे में सोचना, खुद का सोचना। ठीक है, अपने आप के बारे में इमेजिन करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। कंठस्थीकरण मतलब याद कर लेना। मैं अगर कोई चीज दे दूं और बोलूं याद कर लो, मैंने आज तक कभी नहीं बोला आपको याद करने के लिए कोई भी चीज, क्योंकि कोई भी चीज याद हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, आप 2 सेकंड 3 सेकंड 3 दिन 4 दिन 1 महीने के लिए याद करके रख सकते हो, उसके बाद तो भूलना ही है। क्योंकि जो चीजें अंतः क्रिया से आती है भाई, उसके क्या कहते हैं, अंतः क्रिया। जो चीज अंतः क्रिया से आएगी ना वो कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, आप किसी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम है, आपने सुन लिया, लेकिन वो नाम आज नहीं तो कल भूल जाएगा, लेकिन आप अपना नाम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अंतः क्रिया के द्वारा बार बार उस चीज को देख रहे हो आप। निष्क्रिय तो कोई भी चीज नहीं होती, ये नेगेटिव हो जाता है। राइट आंसर आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को तो लाइक करते नहीं हो आप लोग, कोई बात नहीं, मत करो। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुविधा वंचित हैं। मतलब कि क्या होता है सुविधा वंचित, क्या होता है भैया? सुविधा मतलब कि, सुविधा वंचित मतलब कि नहीं मिलना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुविधा नहीं मिलता है, और सुविधा नहीं मिलने की वजह से क्या होते हैं, वो बच्चे जो है निम्न स्तरीय निष्पादन की मतलब कि वो जो उनका परफॉर्मेंस होता है ना वो निम्न स्तरीय हो जाता है। तो उसके लिए आप वो क्या क्या किस तरीके का संकेत कर रहा है, ये चीज क्या संकेत करने की कोशिश कर रहा है विद्यालय में? अगर कोई ऐसा बच्चा आया है जिसके पास सुविधा नहीं है, वो सिर्फ स्कूल पढ़ने जाता है, उसके पास पेन पेपर नहीं है, ठीक है, उसके पास साधन नहीं है कि घर पे स्टडी कर सके, तो इसके लिए क्या किस तरीके का ये स्तर निम्न स्तरीय संकेत जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, तो विद्यालय सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं को सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, तो यार सभी की तरफ अगर ध्यान देता तो ये सारी स्थिति तो आती नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो सबके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो गलत हो गया ना। दूसरी बात है बच्चे का निम्न स्तरीय निष्पादन।
सभी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तभी तो जो बच्चा सुविधा नहीं ले पाता है उसका जो स्तर है पढ़ने का वो बहुत नीचा है। ठीक है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, ऐसा भी नहीं है, वो शिक्षा का महत्व समझते हैं, तभी तो विद्यालय में भेजते हैं बच्चे को। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 बहुत सारे बच्चे मारते हैं इसलिए कि हाँ माता पिता नहीं पढ़ाते हैं, ये सिर्फ बहानेबाजी है दोस्त। ठीक है, हाँ ये लड़कियों के केसेस में माना जा सकता है कि 12th के बाद बोला जाता है कि शादी कर देंगे, ग्रेजुएशन आप अपने घर कर लेना, ग्रेजुएशन करने के बाद एमए अपने घर पर कर लेना जहां पर जाओगी। तो ये सारी चीज समझ में आता है, लेकिन हर माँ बाप बेसिक शिक्षा देना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, हर माँ बाप भेजना चाहता है बच्चे को, क्योंकि वो नहीं भेजेगा तो पड़ोसी के बच्चे जब जाएंगे तो उसे लगेगा काश मेरा भी बच्चा पढ़े, मेरा भी बच्चा इंग्लिश में बोले, पापा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब देखोगे तो आप यहाँ पर विद्यालय में पापा भेजते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। इस तरीके से अगर विद्यालय में भेजा जा रहा है तो बच्चा निम्न स्तर का कैसे हो सकता है। तो इस कहीं ना कहीं अगर बच्चा जिसको सुविधा नहीं मिलती है और वो विद्यालय में जाता है और उसके बाद भी उसका जो नंबर है वो कम है, तो इसका मतलब कमी माँ बाप में नहीं है, कमी किसमें है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि विद्यालय जो है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सुविधा मिलता है, वो मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, हर चीज से पढ़ता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर में एक ही फोन है, वो पापा लेके जाते हैं ऑफिस, फिर लेकर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो आते हैं तब तक बच्चा सो चुका होता है, तो किस तरीके से चीजों को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो इसको ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसको, टीचर को, विद्यालय को, कि हाँ कौन सा बच्चा के पास क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उसके लिए प्लान डिजाइन करना पड़ेगा। और ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं विद्यालय में। विद्यालय में तो बोल देते हैं कि माँ बाप को भी घर पे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि विद्यालय में सिर्फ फीस ली जा रही है आज के टाइम पर, पढ़ाई के नाम पर आपको घर पे ही बच्चे को पढ़ाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आंसर नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, पूरी तरीके से उत्तरदायी है, सामाजिक परिवेश पूरी तरीके से उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, चलिए, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ठीक है, अब देखो विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रिया का परिणाम है। अब देखो सिंपल सी बात है कि विकलांगता को लेकर के जो समाज में चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो सामाजिक कारक हैं, तो इसमें कौन सा प्रतिमान ऐसा है जो इस दृष्टिकोण समर्थन देता है। तो चिकित्सीय ये नहीं है, दानशीलता ऐसा नहीं है, सामाजिक। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। सामाजिक कारक है तो यार, तो सामाजिक ही तो प्रतिमान होगा, सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ठीक है, अब यहां पर आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि विकलांगता से रिलेटेड अब बहुत सारी चीजें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और 5 से 7 प्रश्न पूरे पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, और पेडागोजी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, चलिए श्रवण बाधिता वाले, देखिए यहाँ पर आगे एक और क्वेश्चन आ गया। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि। अब श्रवण बाधित है, श्रवण बाधित मतलब क्या होता है, श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग प्रॉब्लम है उसको। तो जब आप सुन नहीं सकते और मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूं आप सुन नहीं सकते, तो मेरे लेक्चर देने का कोई मतलब बनता, मोटिव बनता है, नहीं बनता है, तो ये तो गलत हो गया ना। क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके सामने ज्ञान देने से क्या मतलब, कुछ नहीं है। ठीक है, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना। ठीक है, तो मौखिक मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप सुन नहीं सकते और मैंने आपको बुलाया कि इधर आ जाओ इशारे में, और आप मेरे पास आते हैं और मैं आपसे पूछता हूं बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब जब आप सुन नहीं सकते आप क्या बता पाएंगे। ठीक है, आप बताओ दूसरे नंबर पे जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। मैं तुम्हारा वाइवा ले रहा हूँ, मौखिक परीक्षण ले रहा हूँ, तो बच्चा नहीं सुन सकता। ठीक है, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग का निषेध। अब देखिए सांकेतिक भाषा लिखा कितना अच्छा, बच्चा कहेगा हाँ कक्षा में सांकेतिक भाषा यही होगा, सुन नहीं सकता तो इशारे में तो समझ सकता है। आंसर 3 कर दो राइट आंसर। बच्चा गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना स्मार्ट तरीके से निषेध लिखा है, मतलब कि प्रोहिबिटेड है, टैबू है, मतलब कि इस तरीके का इस्तेमाल क्लास में बंद है, आप इशारे में बात ही नहीं कर सकते। बहुत सारे मिसयूज होते हैं इशारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो कि इशारे में यहाँ पर बात करना तो गलत है, सिंपल सी बात है। जब क्लास में तो बच्चा जो है सुन नहीं सकता, वो तो इशारे में ही समझ सकता है, तो ये तो गलत हो गया, निषेध है, तो मतलब कि इसके लिए तो काम का है ही नहीं, क्लास में जब होता ही नहीं है तो बच्चा कैसे सीखेगा। हाँ, तो चौथा ऑप्शन है ना, 3 गलत हो गया तो चौथा तो है ना। जब बच्चे को क्लास में सांकेतिक भाषा नहीं बोलने दिया जाएगा या फिर कोई सांकेतिक भाषा में बात नहीं करेगा, तो बच्चा तो सुन नहीं सकता, सांकेतिक भाषा समझता है लेकिन वो भी बंद है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब जो भी हो चौथा तो सही है। अब क्यों, देख लीजिए यहाँ पर मौखिक संप्रेषण ये ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा गलत है। देखिए कितना स्मार्ट ऑप्शन, कितने स्मार्ट है। मौखिक मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे कि सांकेतिक यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मौखिक लिखा है। अब आप देखोगे कि व्याख्यान मौखिक मौखिक, ये तो गलत है, फटाफट आंसर मारो, टाइम का भाव है और वो आप करते हो वहां पर। लेकिन यहाँ पर
दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण लिखा है। अब जो बच्चा सुन नहीं सकता देख तो सकता है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आप देखोगे ना तो बहुत मजा आने वाला, और यही चीज तो मैं सिखाने के लिए यहाँ पर इतना टाइम लेता हूँ। नहीं तो मेरे को क्या है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर पढ़ के निकल जाऊं। आपको लगेगा वाह सर ने 300 क्वेश्चन करा दिए कितने कम समय में। जितना समझना है वो समझो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक बनने के लिए। मेधावी छात्र प्रतिभाशाली छात्रों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बच्चों में किस तरह की संभावना है, अगर आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर होगी। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो मूल बातों का, जैसे कि फाउंडेशनल चीजें हैं तो उनकी समझ नहीं होती क्या उनको, ठीक है। अब प्रतिभाशाली बालक है तो क्या ऊपर ऊपर से एरोप्लेन के बारे में सिर्फ जानेगा, एरोप्लेन कैसे उड़ता है इसके बारे में नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है हर एक चीज के बारे में उनको नॉलेज होगी। एप्पल जानता है तो क्या एप्पल कैसे बना ये नहीं जानता है, बिल्कुल जानता है। तो मूल बातों की सहज समझ उनके अंदर नहीं होती, ऐसा नहीं है। अभाव मतलब कि नहीं होना, कमी होना उस चीज की। अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे सबसे तेज देते हैं, सबसे तेज आप देखोगे तो सबसे तेज कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देते हैं। और ये प्रतिभाशाली बच्चे ऐसा नहीं है जन्म से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं कर्म से होते हैं, इस चीज को भी याद रखेंगे। जिस तरीके का उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस तरीके की चीज वो करना चाहते हैं वो अगर उसको करने दिया जाए तो प्रतिभाशाली बच्चे बनते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई काम में चुनौती भरा है तो उसको तो बहुत तसल्ली से करते हैं और बहुत कहीं ना कहीं आप देखो स्वाद लेकर के करते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो समाधान खोजने का प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। किसी भी समस्या को दे दो वो समाधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग लग चुका है, वो मेधावी छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है। अगर आपके ऊपर भी कोई टैग लगेगा ना, जैसे कि आप जिस दिन टीचर बन जाएंगे आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा, फिर आपके अंदर समाज के अंदर ना रेपुटेशन होगी। आपको कुछ नहीं आता ना, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगी सबकॉन्शियस माइंड से, और आप सबको ज्ञान दोगे और आप कहोगे कि देखो मैं शिक्षक हूं और इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से। शिक्षक के अंदर ज्ञान ही तो है जो शिक्षक को महान बनाता है। और शिक्षक जो है वो बना जाता है किससे? समस्या का समाधान करके। और समस्या आपकी क्या है? सीटेट पास करना। उसको समस्या का समाधान कीजिए, शिक्षक बनेंगे, ठीक है। एक अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? निम्नलिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायता प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। अब ये है क्या चीज है, क्या बोल दिया इसमें, ठीक है। तो अटेंशन, ADHA, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ADHD, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट मतलब कि कमी, अटेंशन मतलब अटेंशन, डेफिसिट मतलब कमी, हाइपर एक्टिव मतलब कि बहुत ऐसा बच्चा है जो उछल कूद करता रहता है, और डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसको करने जब किसी के अंदर जब किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उसको किसी भी तरीके की प्रदत्त कार्य मतलब कि असाइनमेंट दे रहे हो, लिखित असाइनमेंट दे रहे हो, सहायता प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुगम में पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करेगा। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, ऐसा नहीं है। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधीय समूहों में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं कर पाएगा। बिना किसी अंतराल के लंबी समय अवधि वाले व्याख्यान, उसको ये पता है दिक्कत कब होगी, उसको दिक्कत तब होगी जब किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना। जैसे कि आप 2 घंटे किसी बच्चे को सिर्फ लेक्चर दो तो आप देखते हो ना कुछ लोग बोर होकर पीछे से उठने लगते हैं। आगे से नहीं उठेगा कोई भी, भले झेल जाएगा लेकिन नहीं उठेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन पीछे से धीरे धीरे सरकना स्टार्ट कर देते हैं लोग, क्योंकि बोर होने लगते हैं। उनके अंदर है ADHD। तो हर इंसान के अंदर ADHD है। अब ये मत सोचना कि ये बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये होता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से बहुत कार्टून दिखाया गया, ठीक है, बहुत खेलते कूदते हैं, और जब स्कूल में जाते हैं तो उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है, तो परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। तो यहाँ पर देखोगे बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान जब देने की बात की जाएगी तो बच्चे जो है यहाँ पर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। बाकी असाइनमेंट दोगे तो असाइनमेंट पूरा करेंगे, मर के जी के कैसे भी करें, लेकिन धीरे धीरे सहायता प्रदान किया जाए तो उस गम्य तक पहुंचते हैं, मतलब कि उस चीज को कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, कोई भी उद्दीपन क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज देना जो कि आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो विभिन्न संवेदों को उद्दीपक, अरे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो बच्चा, तुम कर सकते हो, ये सब बोलो तो अच्छी बात है ना। छोटे छोटे प्रबंधीय समूहों में प्रस्तुत करना, कोई भी कार्य को छोटे छोटे टाइम में दो। जैसे कि देखो मैं 10-10 क्वेश्चन की वीडियोस बना रहा हूं, मैं चाहूं तो
20-20 क्वेश्चंस के वीडियो दूंगा, तो वो वीडियो क्या होगी, 40-50 मिनट की होगी। और आप कहोगे 40-50 मिनट में 20 क्वेश्चन, अरे भाई 20 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मैं आपको वो नॉलेज देता हूं जो इंपॉर्टेंट है कि आप समझते कैसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज ऐसी जो बिना किसी अवधि में दिए एक लंबी अवधि के लिए कोई व्याख्यान दिया जाता है तो उसको बोला जाता है ADHD। ठीक है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए अब मुलाकात करेंगे 151 क्वेश्चन पे। अपना ख्याल रखें।